हम सब ने ऑब्जर्व किया है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को जितना ऊपर से गिराते हैं उसकी स्पीड हर सेकेंड बढ़ते जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज मेरे पास 3 डिफरेंट कलर के बॉल्स हैं, रेड, ग्रीन एंड येलो। सपोज मैं रेड बॉल को इतना ऊपर से गिराता हूँ कि उसे सरफेस तक पहुँचने को 1 सेकेंड लगते हैं, तो एज पर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मतलब रेड बॉल जब सरफेस से टकराएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली जब ग्रीन बॉल है, अगर उसे सरफेस तक पहुंचने को 2 सेकेंड लगते हैं तो उसकी स्पीड सरफेस से टकराते टाइम हो जाएगी 9.8 इंटू 2 मतलब 19.6 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर येलो बॉल को 3 सेकेंड लगते हैं तो जब वो सरफेस से टकराएगा तो उसकी स्पीड हो जाएगी 9.8 इंटू 3 इज इक्वल टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? यही कि अर्थ के चारों बाजू में हर ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पोटेंशियल एनर्जी एक्ट करता है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी अर्थ से उसके डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज़्यादा रहेगी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बाकी पोटेंशियल एनर्जी के जैसा ही है जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया होगा। फॉर एग्जांपल, रबर बैंड, स्प्रिंग, तीर धनुष। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ तीर एंड धनुष। जैसे कि कोई आर्चर धनुष की डोरी को खींचता है, उसने जो भी एनर्जी लगाई है वो धनुष में स्टोर हो जाती है और फाइनली जब वो डोरी छोड़ता है तो वो एनर्जी तीर के अंदर ट्रांसफर हो जाती है और तीर उसी स्पीड से आगे जाती है। आर्चर धनुष की डोरी को जितना तेजी से खींचेगा, जितना ज़्यादा खींचेगा, वो ऑब्जेक्ट के अंदर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगा और तीर की स्पीड भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अपना ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी लगभग सिमिलर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ टेनिस बॉल। सपोज करो ये अर्थ का सरफेस है और जैसे ही मैं इसके ऊपर रखता हूँ इसकी कुछ तो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जैसे ही मैं इसे ऊपर लेके जाता हूँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। इसे ज़्यादा ऊपर लेके गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। सिमिलरली जो आर्चर धनुष की डोरी को खींचता है, जितना ज़्यादा खींचेगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। सिमिलरली यहाँ पे हम इसे जितना ऊपर लेके जाएंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी इसका इंक्रीज होगा। इससे पहले कि हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाए, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर उपेंद्र मौर्य और मैंने एक वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है उन बच्चों के लिए जिनको फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट जाता है और एनिमेशन के साथ समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैं फिजिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स है उनको एनिमेशन के साथ सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। होपफुली आपको पसंद आएगा। आप जो चैनल देख रहे हो उसका नाम है इजी फिजिक्स। सो चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में होता क्यों है? आपको पता है अर्थ के चारों तरफ एक ग्रेविटेशन फील्ड है जो अर्थ की तरफ हमेशा अट्रैक्ट करते रहती है। इस ग्रेविटेशन फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको कुछ तो भी वर्क करना पड़ेगा। आप जो भी वर्क करते हो इस ग्रेविटेशन फील्ड में ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि आपने जो वर्क किया वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो गया या स्टोर हो गया। चलो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमारे चारों बाजू में एक ग्रेविटेशन फील्ड है। इस फील्ड के अंदर सपोज दिस इज माई अर्थ सरफेस। मैं इस अर्थ सरफेस के ऊपर एक बॉल को यहाँ पे रखता हूँ तो इसका कुछ तो भी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। मैं जैसे ही इस बॉल को ऊपर उठाने की कोशिश करूँगा, सिंस ये अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में है तो मुझे कुछ तो भी वर्क करना पड़ेगा। जो मैंने वर्क किया है वो इस बॉल के पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। सो दिस इज द न्यू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल। और ये बॉल को जब मैं जैसे ही ड्रॉप करता हूँ ये पोटेंशियल एनर्जी वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो हाउ टू मेजर द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को एक्चुअली में मेजर कैसे कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करना इम्पॉसिबल है तो आप बोल सकते हो सर लेकिन हमने स्कूल में पढ़ा है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो क्या ये फॉर्मूला गलत है? एक्चुअली ये फॉर्मूला गलत नहीं है, बट हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को मेजर नहीं कर सकते। हम चेंज इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। सो चलो इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे था, उसे अर्थ के सरफेस से थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं, उसकी हाइट चेंज होती है h। तो आपने अर्थ के सरफेस से ऊपर लेके जाने के लिए कुछ तो भी वर्क डन किया, दैट इज कॉल्ड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो आपका फोर्स हो गया यहाँ पे mg, दैट इज वेट, और डिस्प्लेसमेंट हो गया h। सो आपका फॉर्मूला हो गया mgh। अगर इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सपोज यू जो सिंबल है आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए यूज करते हो। सो आपका पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विच इज इक्वल टू mgh। इस केस में आप देखो तो हमने अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लिया है, इसलिए हम सीधा इसको लिख सकते हैं uf इज इक्वल टू mgh, क्योंकि अर्थ पे सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है।
सो इस फॉर्मूले से आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मिलता है, ना कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मेजर करना इम्पॉसिबल है। तो क्या हम इस फॉर्मूले को किधर भी यूज़ कर सकते हैं? द आंसर इज नो। सपोज एक सैटेलाइट को हमें अर्थ के सरफेस से ऑर्बिट तक लेके जाना है, जो कि करीब 400 किलोमीटर दूर है, तो क्या हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं वहाँ? द आंसर इज नो, बिकॉज जो वेट है सैटेलाइट का वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला है थ्रू आउट द पीरियड। तो हमें कुछ और फार्मूला यूज़ करना चाहिए। क्या हमारे पास mg के अलावा कोई दूसरा फार्मूला है? द आंसर इज यस। हम ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपका फार्मूला हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स टाइम्स हाइट h, जो कि आप लिख सकते हो Gmm डिवाइड बाई r स्क्वायर टाइम्स हाइट h। तो इसमें एक इशू है, अगर आपने सैटेलाइट को अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर दूर फटाक से लॉन्च किया तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ये बोल नहीं सकते कि मैंने जो वर्क डन किया है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ है। इनफैक्ट जो आपने वर्क डन किया है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में स्टोर हुआ है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? इसका सोल्यूशन है कि हम उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से ऊपर इतना स्लो लेके जाए, इतने स्लो मोशन में लेके जाए कि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ना नहीं चाहिए। वो तभी पॉसिबल है जब हम उसे एकदम स्मॉल मल्टीपल इंटरवल्स में लेके जाते हैं। इतना फोर्स का डिफरेंस रखना है कि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ना ही नहीं चाहिए। और सपोज हर एक स्टेज का डिफरेंस है dr, स्मॉल चेंज इन द रेडियस या फिर डिस्टेंस। इस स्मॉल चेंज में भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने जो वर्क डन किया है वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कन्वर्ट होए, ना कि उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होए। अगर अपने ऑब्जेक्ट को सरफेस से 400 किलोमीटर दूर तक अगर स्मॉल इंटरवल्स में लेके आए तो जो भी आपने वर्क डन किया है वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। तो आपको इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो मैंने लिखना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशन फोर्स दैट इज Gmm डिवाइड बाई r स्क्वायर इंटू डिस्टेंस dr। इफ़ आई इंटीग्रेट फ्रॉम द, सपोज अर्थ के सरफेस पे रेडियस इज r1 और जो ऑर्बिट में है वहाँ पे है रेडियस r2। अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ सो मुझे मिलेगा माइनस Gmm डिवाइड बाई r फ्रॉम अ रेंज ऑफ r1 से r2 तक। अगर मैं r1 r2 को इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करूँ सो मुझे मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस Gmm ब्रैकेट में 1 डिवाइड बाई r2 माइनस 1 बाई r1। इस फॉर्मूले को बार बार इस फॉर्म में लिखना बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। जैसे हमने mgh वाले केस में एक रेफरेंस पॉइंट लिया था जहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 था, तो क्या हम इस केस में भी ले सकते हैं? द आंसर इज यस। ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी 0 रह सकता है? अगर आपने ग्रेविटेशन फील्ड देखा है तो ग्रेविटेशन फील्ड का इन्फ्लुएंस इन्फिनिटी पे 0 रहता है। दैट मीन्स ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी अगर हमने इन्फाइनाइट डिस्टेंस लिया तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा। सो इस केस में अगर मैंने r1 को इन्फिनिटी कंसीडर किया सो मेरा जो इक्वेशन है 1 बाई r1 0 हो जाएगा। अगर मैं r2 की वैल्यू अगर रेडियस रख दूँ सो आई विल बी गेटिंग पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस Gmm डिवाइड बाई r, जहाँ पे r की वैल्यू उस ऑब्जेक्ट से अर्थ का डिस्टेंस है। सो हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव कर लिया। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस Gmm डिवाइड बाई r। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइन ऑफ द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को हम हमेशा नेगेटिव ही क्यों लिखते हैं? इसको समझने के लिए आप एक स्टेटमेंट हमेशा ध्यान में रखो। हमारे एजम्पशन के हिसाब से अर्थ के सरफेस से हम जितना दूर जाते हैं उसका पोटेंशियल एनर्जी उतना ही बढ़ते जाता है। लेकिन हमने ऑलरेडी अज्यूम किया है कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी जो इन्फिनिटी पे है वो ऑलरेडी 0 है। अगर वो इन्फिनिटी पे 0 है तो उससे नीचे हम जितना भी आएंगे हमारा पोटेंशियल एनर्जी कम होना चाहिए। अगर हमारा पोटेंशियल एनर्जी कम होता है 0 से कम तो नेगेटिव में ही पॉसिबल है। तो इसलिए हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। सो किसी भी टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स के लिए ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी विल ऑलवेज बी नेगेटिव। चलो उसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो कि एक सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड में है। मान लो कि इस सैटेलाइट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाना है, तो उसके लिए कितना एनर्जी लगेगा? हमको पता है कि जब सैटेलाइट पॉइंट ए पर था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी UA इज इक्वल टू माइनस Gmm डिवाइड बाई ए। सिमिलरली जब सैटेलाइट पॉइंट बी तक चला जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी UB इज इक्वल टू माइनस Gmm डिवाइड बाई बी। तो अगर हमने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया दैट मीन्स UB माइनस UA शुड बी इक्वल टू माइनस Gmm डिवाइड बाई बी माइनस Gmm डिवाइड बाई ए। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपको देना पड़ेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने के लिए।
अगर इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो तो इसमें सैटेलाइट का मास भी इंक्लूडेड है, जो कि डे टू डे यूज़ के लिए इतना कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपको सीधा टोटल पोटेंशियल एनर्जी जूल में मिलता है। इससे अच्छा होगा कि हम इस इक्वेशन को मास इंडिपेंडेंट बना दें। उसके लिए हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को सैटेलाइट के मास से डिवाइड कर देंगे। देयरफॉर UB माइनस UA डिवाइड बाई सैटेलाइट मास स्मॉल m। इस टर्म को एक नया नाम है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल और डिनोट करते हैं V, और इसका यूनिट होता है जूल पर kg। इसलिए हम लिख सकते हैं ग्रेविटेशन पोटेंशियल फ्रॉम पॉइंट A टू B VB इज इक्वल टू UB माइनस UA डिवाइड बाई स्मॉल मास m। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्रेविटेशन पोटेंशियल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B इज़ 100 जूल पर kg, इसका मतलब है कि 1 kg के सैटेलाइट को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने के लिए आपको 100 जूल एनर्जी लगेगा। सिमिलरली, अगर सैटेलाइट 2 kg का होगा तो उसे 200 जूल एनर्जी लगेगा, 5 kg का होगा तो 500 जूल लगेगा। सो ग्रेविटेशन पोटेंशियल आपको एक रियलिस्टिक पिक्चर देता है जिससे आपको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। आई होप आपको ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ठीक से समझ में आ रहेगा विथ प्रॉपर एनिमेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।